नमस्कार साथियों। आज की हमारी कहानी है ड्राइंग रूम। ये एक छोटी सी कहानी है और इसमें जो घटना है वो भी साधारण सी घटना है, लेकिन इस कहानी का जो शिल्प है वो बहुत ही अलग है। अगर इस कहानी के विषय में पहले से हम बातचीत करें तो गलत होगा। ड्राइंग रूम कहानी का जो शीर्षक है उससे हम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस कहानी की कथा वस्तु क्या है। राजकमल चौधरी जी की ये कहानी 1960 में जागृति पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसमें कुछ ऐसे नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती हुई आयरीन नामक एक हमारी महिला पात्र है जो अपने जीवन के लिए संघर्ष करती है, बुनियादी सुख सुविधाएं जुटाने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन उसके घर का जो ड्राइंग रूम है उसको देखकर हम बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। बिल्कुल ही हम इस कथा की कथा वस्तु तक नहीं पहुंच पाते हैं। कहानी के विषय में ज़्यादा बातचीत ना करते हुए सीधे हम इस कहानी को पढ़ते हैं। आप खुद ही समझ जाएंगे इस कहानी का शीर्षक किस तरह से उचित है और किस तरह से ये कहानी कितनी प्रभावशाली है। कहानी की शुरुआत इन पंक्तियों से होती है। सीढ़ियों का रास्ता बहुत पतला था और दिन में भी अंधेरा छाया रहता था। अंधेरा इसलिए अधिक था कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते महसूस कर रहा था कि मेरे पाँव वापस लौट जाना चाहते हैं। फ़ोन पर जब उनसे मैं बातें कर रहा था तब भी सोच रहा था कि अचानक फ़ोन रख दूँ, बातें बंद कर दूँ। उनकी बातों में, बातें करने के ढंग में, लहजे में, उच्चारण में काफ़ी मिठास और इतनी एरिस्टोक्रेसी थी। एरिस्टोक्रेसी से मुझे बराबर भय लगता रहा है। धन संपत्ति से मुझे कभी भय नहीं लगा है। बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टरों के शीत ताप अनुकूलित यानी कि एसी लगे हुए कमरों में निर्भय निशंक घुस जाता हूँ। अल्सेशियन और टेरियरों से मेरा परिचय है, मगर अभिजात्य से मुझे डर लगता है। बचपन देसी रियासतों में बीता है और तब बीता है जब रियासतों के मालिक और नवाब शिकार खेलते थे और यूरोप जाते थे और गवैयों और पहलवानों को पालते थे। बिजनेस फर्म नहीं कायम करते थे, कांग्रेसी टिकट से इलेक्शन में नहीं खड़े होते थे, गांधी टोपी नहीं पहनते थे। अब वह समय नहीं रह गया है, मगर एरिस्टोक्रेसी से मुझे डर लगता है। इसलिए फ़ोन पर आयरीन से बातें करते वक्त भी मुझे डर लग रहा था और तब ये तंग और अंधेरी सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त भी मुझे डर लग रहा है। पता नहीं मेरी मामूली सी शक्ल और मेरे मामूली से कपड़ों को देख आयरीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मगर अब तो 4-6 सीढ़ियाँ और हैं। कॉल बेल बजने पर 2 बातें हुई। अंदर के किसी कमरे से कोई बड़ा सा खूबसूरत कुत्ता 2-3 बार भौंक कर चुप हो गया और नौकरानी की तरह दिखती हुई एक औरत ने दरवाज़ा आधा खोला और सिर बाहर निकालकर पूछा, किसको खोजता है? मेरा नाम दयानंद है, मिस आयरीन ठाकुर को मिलने आया हूँ। कहना ख़त्म भी नहीं किया था कि दरवाज़ा बंद हो गया। नौकरानी की तरह दिखती हुई एक औरत का चेहरा गायब हो गया। सामने बंद दरवाज़ा था और दरवाजे पर प्लास्टिक की प्लेट पर लिखा था, मिसेज कैथरीन ठाकुर, यानी आयरीन की माँ। आयरीन की माँ फ्रांस की या बेल्जियम की थी या फिर चेकोस्लोवाकिया की है, ऐसा मुझे पहले से पता है। आयरीन के पिता उच्च वंशीय ब्राह्मण थे और वायुसेना में उच्च पदस्थ अफसर थे। पिता अब नहीं है, माँ भी नहीं है, सिर्फ प्लास्टिक की नेम प्लेट है। आयरीन की माँ नहीं है, ये सोचकर अचानक मुझे बहुत दुख हुआ। बड़ी तेज इच्छा हुई कि एक बार उनसे मिल पाता। उनकी आंखों को और उनके चेहरे को और उनकी बातों को देखकर, सुनकर ये समझने की कोशिश करता कि उनकी आत्मा में कौन सी शक्ति थी जो उन्हें ये साहस दे सकी कि अपना सारा कुछ त्याग कर, ख़त्म कर कर वे यूरोप चली आई, हरदम के लिए चली आई। यह शक्ति उसमें नहीं थी, आयरीन के पिता में थी। दरवाज़ा फिर खुला और 24-25 की एक लड़की ने मुझसे कहा, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। 24-25 की एक लड़की ने मुझसे कहा और मुस्कुराई। इस मुस्कुराहट में नयापन नहीं था, एरिस्टोक्रेसी भी नहीं थी। वही था जो बड़े होटलों या बड़े दफ्तरों के रिसेप्शनिस्ट की मुस्कुराहटों में होता है। लगता है कि ये मुस्कुराहट मेरी चिर परिचित है। लगता है कि इस व्यक्ति से पहले भी मुलाकात हो चुकी है। लगता है और हम अचानक ही बहुत आराम और हल्कापन और ताजगी महसूस करने लगते हैं। मैंने ये सब महसूस नहीं किया क्योंकि ये मुस्कुराहट खुद मेरा पेशा है। लड़की किनारे हटती हुई बोली, आप बैठिए, दीदी बात ले रही हैं, 10 मिनट में आ जाएंगी। ड्राइंग रूम इतना बड़ा नहीं था। मेरे ठीक सामने एक लंबा सोफ़ा पड़ा था और सोफ़े पर 3 लड़कियां जापानी गुड़ियों की तरह बैठी थी। बाईं तरफ दूसरा सोफ़ा पड़ा था जिस पर 2 प्रौढ़ व्यक्ति बैठे थे। दाईं तरफ तीसरा सोफ़ा था जिस पर एक युवक अकेला बैठा था। 3 सोफ़े पर 3 लड़कियां थीं और बीच में एक गोल टेबल थी।
टेबल पर चांदी के एक पुराने गुलदस्ते में चांदी की एक नंगी लड़की खड़ी थी और उसका एक हाथ जांघों की रक्षा कर रहा था। ऊपर उठे हुए दूसरे हाथ में गुलाब के चंद ताज़ा फूल थे। दोनों प्रौढ़ व्यक्तियों ने एक साथ कहा, क्लब का वक्त हो रहा है, हम लोग अब चलें। जापानी गुड़ियों की तरह दिखती हुई 3 लड़कियां मुस्कुराई और उठकर खड़ी हो गई। अकेले बैठे हुए युवक ने मुझसे कहा, बैठिए, दीदी अभी आती ही होंगी। आपके लिए वेट कर रही थी, फिर बात लेने चली गई। प्रौढ़ व्यक्ति मेरी बगल से गुजरते हुए और तीखी निगाहों से मुझे देखते हुए कमरे से बाहर चले गए। सीढ़ियों से नीचे उतर गए। कमरे में 2 दरवाजे थे, जैसा अक्सर ड्राइंग रूम में होता है। दूसरे दरवाजे से तीनों लड़कियां चली गई। उनके पीछे वह युवक भी चला गया। सिर्फ मुझे अंदर ले जाने वाली लड़की दरवाजे के पास खड़ी रही। मैं एक कुर्सी पर बैठने लगा। नहीं, सोफे पर आराम से बैठिए, दीदी तुरंत आ जाएंगी, वे आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी, उसने मुझसे कहा और मैं सोफे पर बैठकर सिगरेट जलाने लगा। कोने के रेक टेबल पर एस्ट्रे की ओर बढ़ा। उसने तेजी से एस्ट्रे उठा लिया और मेरे सोफे की बाह पर रखने लगी या टेबल पर रखने लगी और मुझसे टकरा गई। मेरा चश्मा आंखों से उतरकर फर्श पर गिर गया। टूटा नहीं। वह जोरों से चीखी, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मैं उसकी चीख से डर गया। फिर बोला, नहीं, सॉरी होने की कोई बात नहीं है। मैंने आश्वासन दिया तो वह दोबारा मुस्कुराई और सामने की कुर्सी पर बैठ गई। बैठकर मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसकी तरफ देखने लगा। काफ़ी देर तक देखते रहने के बाद मैंने पूछा, आप आयरीन की बहन हैं? जी हाँ, सबसे बड़ी आयरीन है, फिर लीलू यानी कि लिलियन है जो सबसे बाईं तरफ बैठी थी, फिर मैं हूँ, फिर शीलू जो सबसे दाईं तरफ थी, और फिर मिनी। हम लोग 5 बहनें हैं। एक भाई है, सुभाष, जो अभी भीतर गया है, उसने विस्तार पूर्वक उत्तर दिया। मैंने पूछा, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तभी आयरीन आ गई। आती आती ही बोली, इसका नाम है शकुंतला। माँ उन दिनों कालिदास के नाटक पढ़ रही थी, मगर उन नाटकों का इस पर कोई असर नहीं पड़ा है। बड़ी बातूनी है और बहनों से झगड़ा करने के अलावा इसे कोई काम नहीं आता। शकुंतला शर्माने लगी। आयरीन हाथ में पड़ी कंघी बालों की एक लट में रोककर सोफे में धंस गई। आयरीन का तुरंत धुला हुआ चेहरा मुझे अच्छा लगा। चेहरे पर जरा भी मेकअप नहीं था, फिर भी नहीं लग रहा था कि उसकी उम्र 30 को पार कर चुकी है। बिना बाहों वाली लोकट ब्लाउज और खादी की सफ़ेद साड़ी में वह जरा भी विदेशिनी नहीं दिखती थी। मैंने सुना था आयरीन 20-22 साल फ्रांस में रह चुकी है, मगर चेहरे पर या शरीर पर कहीं भी फ्रांस नहीं था, यूरोप नहीं था। बाल खुले थे और पीठ पर कमर से नीचे फैल रहे थे। बाहें खुली थी और संगमरमर की बनी मालूम होती थी। शकुंतला कमरे से बाहर चली गई। मैं चुपचाप बैठा रहा। आयरीन ने बालों को लपेटकर टेम्परेरी जूड़ा बांध लिया। जूड़ा बांधने की क्रिया के वक्त मेरी आंखें उसकी बाहों से चिपकी रही और मैं आतंकित होता रहा। आतंकित इसलिए होता रहा कि आयरीन जाने अनजाने अपने शरीर का प्रदर्शन कर रही थी और उसका शरीर अपने आप में शारीरिक अभिजात्य का सुंदरतम उदाहरण था। और पता नहीं मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है कि मैं नारी शरीर से और अभिजात्य से यूं ही आतंकित होता रहा हूँ। बेरा हम लोगों के लिए कॉफ़ी ले आया। किसी अदृश्य शक्ति को संबोधित करते हुए आयरीन ने बड़े ही सुललित कंठ से पुकारा। ठीक मिनट भर के बाद कॉफ़ी आ गई। कॉफ़ी का ट्रे उठाए एक नेपाली लड़का आया। 2 खाली प्याले, कॉफ़ी पॉट, दूध का प्याला, चीनी का प्याला, एक बड़ी तस्तरी जिसमें आम और केले और संतरे के टुकड़े थे। फूलों वाली नंगी लड़की को थोड़ा खिसकाकर ट्रे रख दिया गया। आयरीन मुस्कुराई और कॉफ़ी बनाने लगी। मैंने सिगरेट जलाई। मैं समझती थी आप एकदम ऑक्सफोर्ड स्टाइल के आदमी हैं, मगर आप तो 100% भारतीय हैं। आपके आर्टिकल और कॉलम पढ़कर तो लगता है अंग्रेजी आपकी मदर टंग है। मैं तो बहुत डरी हुई थी। फ्रांस को मैं मदरलैंड की तरह जानती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों कॉन्टिनेंट का कायदा कानून मुझे पसंद नहीं। मुझे अपना ये देश ही अच्छा लगता है, अपना देश, अपना लिबास, अपने फल फूल। आयरीन कॉफ़ी बनाती बनाती बोलती रही। मैं सिगरेट पीता पीता मुस्कुराता रहा। उत्तर मैंने कुछ दिया नहीं, उत्तर देने की ज़रूरत भी नहीं थी। मैं आयरीन को समझने की कोशिश करता रहा था। माँ बाप क्या इतने रुपए छोड़ गए हैं कि आयरीन इतनी शानदारी से 3 बहनों, 1 भाई और बैरों और नौकरानियों को पाल रही है। कमरे के फर्नीचर बेहद खूबसूरत और लेटेस्ट डिजाइन की इन खिड़कियों में झूलते हुए पर्दे कीमती जापानी हैंड प्रिंट के हैं। दीवारों पर ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं और पेंटिंग से आयरीन की सुरुचि कला प्रियता का पता चलता है। फर्श पर पर्शियन कारपेट है। एक कोने में पियानो सेट है, दूसरे कोने में रेडियोग्राम।
ड्राइंग रूम है और शादी करके चर्च से लौटती हुई किसी यूरोपियन राजकुमारी की तरह खूबसूरत और सजी धजी है। ये पेंटिंग्स आपको अच्छे लगे? सामने वाली तो स्टडी मैथिसी की है। एक आर्ट डीलर का कहना है अगर बेच डालूं तो 1-2 लाख से कम क्या मिलेंगे। और ये वाक्र है, ये पिकासो। आयरिन की आंखों में जैसे आर्ट की सारी खूबसूरती फैल गई। मैथिस, वाक्र, पिकासो, हेनरी मूर, बातें पेंटिंग से स्कल्पचर पर आ गई, स्कल्पचर से लिटरेचर और फिलॉसफी पर आ गई। आयरिन ने कहा अचानक आपसे फ़ोन पर बातें हुई और अचानक इस पहली मुलाकात से ही हम कितने नज़दीक आ गए हैं। मैंने अनुभव किया हम दोनों वाकई नज़दीक आ गए हैं। वह मेरे ही सोफ़े पर बैठ चुकी थी और कॉफ़ी सिप कर रही थी और फिलॉसफी की बातों में उतर आई थी। मुझे औरतों के मुंह से फिलॉसफी अच्छी नहीं लगती है, कविता अच्छी लगती है। मैंने कहा इलियट ने लिखा है वी डोंट नो ईच अदर बट लेट्स प्रिटेंड। और एजरा पाउंड्स ने लिखा है डोंट प्रिटेंड एंड लेट्स बिलीव इट एंड लेट्स डिसीव ईच अदर एंड डोंट डिसीव इट। आयरीन ने रुक रुक कर रेशम जैसे मुलायम और तुरंत खुले हुए बादल जैसे कुंवारे लहजे में मुझसे कहा और नजरें झुकाकर कॉफ़ी के अपने अध खाली प्याले की तरफ देखती रही। प्याला खाली हो गया, एक बार ही नहीं, धीरे धीरे प्याला खाली होता गया और मेरा भय बढ़ने लगा और कमरा भारी होता गया। कमरे की हर चीज़ का वजन बढ़ने लगा। चांदी की नंगी लड़की और गुलाब के सुर्ख सुर्ख फूल और जापानी प्रिंट के पर्दे और दीवारों पर फैली क्यूबिक तस्वीरें। तब मैंने कहा कि मैं प्रिंटेशन पसंद नहीं करता हूँ, सफाई और साफ को ही पसंद करता हूँ। सादगी मुझे बहुत प्यारी है। लिपस्टिक से और किक मेकअप से मुझे नफ़रत है। मैं बुद्धि और बौद्धिकता से लगाव रखता हूँ। बीथोवन और मोजार्ट से ज़्यादा मुझे ब्रह्मास पसंद आता है। मुझे बायरन नहीं चाहिए, मिल्टन चाहिए। मुझे मिल्टन भी नहीं चाहिए, रविंद्रनाथ चाहिए। तुमी जे तुमिड ओगो सेई तव ऋण, आमी मोर प्रेम दिए सुधी चिर दिन। और आयरिन ने कहा कि उसे रविंद्र संगीत से प्यारी और कोई चीज़ नहीं लगती और ख़ास अवसरों के अलावा वह लिपस्टिक नहीं लगाती, मेकअप नहीं करती, बस जूड़े में मोतिया या बेला या गुलाब या चंपा के 4 फूल डाल लेती है और गले में छोटा सा कोई नीलम या हीरा या पन्ना डाल लेती है। सिल्क से उसे नफ़रत है। ज़्यादातर खादी या हैंडलूम पहनती है और उसके अपने कवि तो गोएटे और दांते हैं। अबेंडन ऑल होप्स, ये हु एंटर हियर, ऐसा दांते ने कन्फर्नो के दरवाजे पर लिखा है। और आयरिन ने कहा कि शकुंतला के डांस का उदाहरण नहीं मिल सकता है। राम गोपाल और उदय शंकर जैसे लोग तारीफ करते नहीं थकते, मगर शकुंतला कहती है प्रोफेशनल नहीं बनेगी, शौक है बस। और लिलियन, संगीत में उसके प्राण बसते हैं। रेडियो वाले पता लिखते लिखते थक गए। लिलियन प्रोग्राम देने नहीं जाती है। फिल्म वालों ने प्लेबैक का ऑफ़र दिया था, मैंने मना कर दिया। आखिर लोग क्या कहेंगे? कैलेरियन ठाकुर की बेटी फिल्मों में गाती है। शीलू तो बस अपने फ्लाइंग क्लब की ऑनरेरी सेक्रेटरी है। अपना हवाई जहाज़ तो कभी होगा नहीं, होगा तो शायद शीलू दिन रात आकाश में ही उड़ती रहेगी। सिर्फ मैं ही कोई शौक़ नहीं पालती, बस दिन रात किताबें पढ़ती रहती हूँ और सोचती रहती हूँ कि अपने देश के लोग अपना कल्चर क्यों तोड़ रहे हैं। बेरा वापस आया और ट्रे उठाकर चला गया। आयरिन ने चांदी की लड़की के हाथ से एक गुलाब छीन लिया और पंखुड़ियों पर उंगलियां फेरती रही। 1-2 पत्ते टूट गए। मैंने अपने पैकेट का आखिरी सिगरेट जलाया। मैंने कहा फिर आपने इतनी मामूली सी नौकरी के लिए एप्लीकेशन क्यों दिया है? आपको पता है आपको कुल 300 रुपये मास मिलेंगे। आपने मुझे बेकार अपने यहाँ बुलाया, बेकार मुझसे परिचय किया। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकूँगा मिस आयरिन। हमें कोई साधारण सी लड़की चाहिए जो हमारे अखबार के वुमेन सेक्शन को संभाल सके। मुझे विश्वास है आप भी खुद इतनी सस्ती नौकरी स्वीकार नहीं करेंगी। आई एम सॉरी। मिस आयरिन ने अपनी भारी और बड़ी बड़ी पलकें उठाकर मेरी ओर देखा, फिर पलकें गिर गई। फिर वे गुलाब के फूल को देखती रही जिसकी पंखुड़ियाँ फर्श पर बिखर चुकी थी। फिर वे चांदी की लड़की को देखती रही। पॉलिश नहीं होने की वजह से उसके शरीर पर जगह जगह दाग आ गए थे। फिर वे मुस्कुराई। ये मुस्कुराहट होटलों के रिसेप्शनिस्ट की मुस्कुराहट नहीं थी। यह मुस्कुराहट मेरे लिए अपरिचित थी। ये बहुत साफ और बहुत नंगी और बहुत तीखी मुस्कुराहट थी। आयरिन का जोड़ा खुल गया था और लंबे बाल चेहरे के दोनों तरफ फैल आए थे। सीलिंग फैन की तेज हवा में सिहर रहे थे। मेरे मन का सारा भय, सारा आतंक खत्म हो चुका था
और मुझे याद आ चुका था कि मैं अपने अखबार के मैगजीन सेक्शन का प्रधान संपादक हूँ और आयरिन ने मेरे नीचे काम करने के लिए दरख्वास्त दिया है। देखिए दयानंद साहब, आपने इतने साफ लफ्ज़ों में नहीं पूछा होता तो मैं ये कहती कि मैं रुपयों के लिए नहीं, शौक़ के लिए, जर्नलिज्म के अपने शौक़ के लिए आपके न्यूज़पेपर में काम करना चाहती हूँ। मगर अब ऐसा नहीं कहूँगी। आप बहुत ईमानदार आदमी हैं। आपसे कोई बात छिपाने से मेरा लाभ नहीं है, नुकसान है। आइए मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ, आयरिन ने कहा और उठ खड़ी हुई। मेरा हाथ पकड़कर मुझे लगभग खींचती हुई अंदर की तरफ खुलने वाले दरवाजे में ले गई। पर्दा हटाकर हम दोनों भीतर गए। भीतर कुछ नहीं था। बहुत ही छोटा किचन का कमरा था। कमरे में एक और चूल्हे पर चावल पक रहा था। खाने के बर्तन बिखरे थे। 2-3 बड़े बड़े ट्रंक रखे थे। बिस्तरों के बंडल पड़े थे। घर गृहस्थी का पूरा सामान पड़ा था और दूसरी ओर ज़मीन पर दरी बिछाकर 3 बहनें बैठी थी। शकुंतला फिल्म फेयर का कोई पुराना अंक पलट रही थी। लीलू चावल से कंकड़ पत्थर चुन रही थी। शीलू अध लेटी पड़ी थी और ताड़ के पत्तों का पंखा खुद को और अपनी बड़ी बहनों को झल रही थी। एक मोढ़े पर भाई बैठा था और फिजिक्स की एक किताब पढ़ रहा था और कमरे में कहीं जगह नहीं बच रही थी जहां मैं और आयरिन एक साथ खड़े हो सकें। बहनों ने और भाई ने मुझे नहीं देखा क्योंकि मैं आधा पर्दे के और आधा आयरिन के पीछे छिपा था। शकुंतला ने बहुत उत्सुक और चिंतित स्वर में पूछा, दीदी तुम्हें नौकरी मिल जाएगी न? वे क्या कह रहे थे? मैं वापस आकर सोफे पर बैठ गया। आयरिन वापस आ गई। दरवाजे के पास खड़ी रहकर ही बोली, दयानंद साहब, इस कमरे की हर चीज़ किराए की है और पिछले 5-7 महीनों से किराया नहीं दिया गया है और नेपाली बैरा और नौकरानी मेरे नहीं है, बगल के बड़े फ्लैट वालों की हैं। वे लोग दयालु हैं, कभी कभी अपने नौकरों से हमें काम लेने देते हैं। मैंने आयरिन को कोई उत्तर नहीं दिया। बुझी हुई निगाहों से ड्राइंग रूम की हर चीज़ देखता रहा। आयरिन को देखता रहा। आयरिन को फैशन से और मेकअप से और ऐशो इशरत से वाकई नफ़रत है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कहानी बहुत ही छोटी है लेकिन राजकमल चौधरी जी ने कितनी सूक्ष्मता के साथ, कितनी गहराई के साथ यहाँ पर आयरिन के दुख को, पीड़ा को व्यक्त किया है कि रोजगार ना होने की वजह से उन्हें किस तरह का जीवन बिताना पड़ रहा है। ड्राइंग रूम में हर वस्तु किराए की है, सिर्फ दिखावे मात्र की है। लोग ये ना समझे कि उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही वो ड्राइंग रूम से बाहर दूसरे कमरे में जाते हैं, जो कि एक कमरा भी नहीं है, एक छोटा सा किचन है और वहीं पर उनका पूरा परिवार रह रहा है और किस तरह से अभाव से भरा हुआ, अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए जूझता हुआ परिवार यहाँ पर हम देख सकते हैं। कहानी में हमने देखा कि जहाँ आज़ादी के 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी दिवंगत उच्च वायुसेना अधिकारी की संतानें किस प्रकार का अभावग्रस्त जीवन व्यतीत कर रही थी और पत्रकारिता के बारे में स्वाधीनता के इतने वर्ष बाद भी युवतियाँ किस तरह की कल्पनाओं को पाले हुए थी और उन्हें पत्रकारिता में नौकरी करने के बाद अच्छी दिनचर्या का जीवन मिल सकेगा। राजकमल चौधरी ने अपनी कथा कौशल के माध्यम से इस छोटे से कथ्य को अत्यंत प्रभावशाली बनाकर पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। आयरिन पूरी तरह से ड्राइंग रूम के माध्यम से दयानंद को प्रभावित करने की कोशिश करती है ताकि उसको ये नौकरी मिल जाए, लेकिन दयानंद द्वारा आयरिन की हैसियत देखकर इस छोटी सी नौकरी के लिए उसका उपयुक्त न माना जाना उसकी बात को पूरी तरह से निरस्त कर देता है और वह स्वयं को एक भिखारिन की तरह प्रस्तुत करती हुई दयानंद को सच्चाई बताती है और अपने घर की व्यवस्था और घर की भीतरी स्थिति से अवगत कराती है। वह दयानंद को भावनात्मक रूप से अपने रिकमेंडेशन के लिए तैयार करती है ताकि उसको ये नौकरी मिल जाए। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से राजकमल जी समाज के अनेक पहलुओं को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, चित्रित करते हैं। एक छोटी सी कहानी के छोटे छोटे दृश्य कैसे वो अपने भाषा शिल्प से बुनते हैं और मिस कैथरीन के कितने रूप यहाँ पर दिखाए जाते हैं, किस तरह से वो कपड़े पहनती है, कैसे वो बातचीत करती है, कहानी की शुरुआत में किस तरह से वो अभिजात्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है और राजकमल जी को किसी भी तरीके से नहीं लगता कि वो एक साधारण लड़की है, लेकिन बाद में जब वो अपनी सच्चाई दिखाती है तो किस तरह से कैथरीन का दूसरा रूप हमारे सामने दिखाई देता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी? कहानी ने आपको किस हद तक प्रभावित किया? आपके मन में कौन से नए विचार हैं? हमारे साथ साझा करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।